बच्चे में अभी होश नहीं आया। अच्छा जी, तो हम कर रहे थे इमेज। इमेज में क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास लाइव लिंक नहीं है और हमने डाउनलोड करके रख ली है, तो डाउनलोड करने के बाद हमने जो सोर्स की फाइल है वो कैसे ऐड करवानी है। वो ये है कि हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है कि हम उसी फोल्डर के अंदर बैठे हुए, मतलब हमने कोई फोल्डर, इसका क्या मतलब है, एक साइट है, उसके अंदर जिस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर इस नाम का एक फोल्डर है इसके नाम का, फिर उसके अंदर एक ये फोल्डर है, फिर उसके अंदर ये इमेज है जिसका ये नाम है। हमारे सिनेरियो में कोई फोल्डर नहीं है। हमारे सिनेरियो में डायरेक्ट इमेज हमने उसी फोल्डर के अंदर रखी है जिस फोल्डर के अंदर हमारे पास HTML की फाइल है। तो जो HTML की फाइल है, अगर सेम रूट पर पड़ी है आपकी HTML की फाइल और आपकी इमेज की फाइल, या आपकी CSS की फाइल, या आपकी कोई भी फाइल जो उसी रूट के ऊपर पड़ी है, तो उस रूट के लिए हमें उसका रूट का एड्रेस देना जरूरी नहीं होता। हमें सिर्फ सिंपल उस फाइल का नाम लिखना जरूरी होता है विद एक्सटेंशन। हमने कहा हमारे पास एक बैनर की इमेज है जिसके एक्सटेंशन है .png, PNG फाइल है। हमने बैनर .png लिखा, उसने इसको रेंडर कर दिया। सॉरी, ये है ये सेकंड वन। फर्स्ट वन को हम कर देते हैं कमिट ताकि एक ही नजर आए। ये सेकंड वन। अब इस और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये तेजी से लोड होगी और ये थोड़ा सा स्लो लोड होगी। उसकी वजह यह है कि जब आप लोड करेंगे चीजें तो होगा क्या कि जैसे ही यहां पर आएगी आपकी लोडिंग, रीडिंग जो डॉक्यूमेंट रीड करेगा, तो वो क्या करेगा, वो पहले वहां से उठ के इस वेबसाइट के ऊपर जाएगा, फिर उस वेबसाइट के ऊपर जाके ये फोल्डर सर्च करेगा, फिर ये फोल्डर सर्च करेगा। फोल्डर सर्च करते करते उसको कुछ टाइम लगना है और तब जाके उसने इमेज ढूंढनी है, और फिर वो इमेज लेके उसी वाया उस फोल्डर से बाहर निकलेगा, फिर उस फोल्डर से बाहर निकलेगा, फिर उस फोल्डर से बाहर निकलेगा, फिर उस वेबसाइट से बाहर निकलेगा और अपनी वेबसाइट पे आएगा, तो वो उसको आके रेंडर करेगा। इस सिनेरियो सर में आप वो ये पहले उसकी वाले टैग को ब्लैक एंड व्हाइट से करते हैं, ये क्या चीज़ है, समझ नहीं इसकी। ये मतलब पहले वो लिंक वर्क कर रहा था ना, वो जो टैग आपने किया था, अब वो वर्किंग नहीं कर रहा। इसका आपने कौन सा टैग जरा, ये मैं समझा नहीं आपकी बात। जी सर, ये जो आपने पहले यानी कि कमांड यूज की थी, ये यानी कि ये ब्लैंक हो गई थी, तो ये कैसे हो इसका मतलब होता है कमिट। जी सर, ये चीज आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है लेकिन नजर नहीं आती। आंसर का सेशन रख लें काइंडली, इस तरह तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और शॉर्टकट हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। अगर आप यहाँ टैग पर क्वेश्चनिंग करेंगे तो ये मसला बनेगा। आप पहले लेक्चर दे लें, उसके बाद आंसर क्वेश्चन रख लें। हम लोग जो है जिनको क्वेश्चन को मसला आ रहा है वो पॉइंट आउट करते जाए नोट पैड पे, तो बाद में हम आपसे हैंड पे रखें आप। हाँ जी, ये हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। कमेंट का क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की वो चीज एग्जिस्ट करती है पेज के अंदर, लेकिन वो शो नहीं होती। ब्राउजर उसको इग्नोर करके निकल जाता है आगे की तरफ, यहाँ आ जाता है। उसके लिए ये कोई जगह है ही नहीं, मायने ही नहीं रखती जो कमिट है। अब ये तो था इमेज हमारे पास। इमेज के पास हमारे पास ना कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जिनमें ऑल्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। SRC के बाद, सोर्स लोकेटर के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑल्ट। ऑल्ट टैग क्या करता है, ऑल्ट का एट्रीब्यूट ये इमेज के बारे में आपको बताता है। आपने ये आपकी इमेज है, उसका टाइटल क्या है, फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। हमने सेम वही यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है।
मॉडर्न फर्नीचर ही है ना, मॉडर्न फर्नीचर ही है। ये टेक्स्ट क्या करता है, ये आल्ट होता है अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल उसने इमेज तलाश किया, उसको इमेज तलाश, उसको इमेज, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, 1 रख देते हैं। अब बैनर 1 हमारे पास इमेज अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे। जब नहीं है तो वो क्या करेगा, एक ब्रोकन इमेज शो करवाएगा और उसके साथ वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हमने उसके आर्ट के एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है वो शो करवाएगा। क्यों शो करवाएगा, वो बताएगा कि यार यहाँ पे इस चीज की इमेज थी लेकिन इमेज अब ब्रोकन है, इमेज हमें नहीं मिल रही, इसलिए इमेज ब्रोकन करके उसने इसको रख दिया। और अगर इमेज मिल गई है तो फिर ये उस टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा, अल्टरनेटिव को। यार क्या लोग, तुम लोग यार किन फजूल की बहसों में पड़ गए। आप सीखने आए हैं, आप सीखें। जब आपसे कोई ये कहेंगे ना, मैं अब इसकी मिसाल नहीं दे सकता आपको, मिसाल अगर दूंगा तो आप गुस्सा कर जाएंगे। मिसाल सिंपल ये है कि मैं फिर वही कहूंगा कि आपने बीएससी कर ली। सर प्लीज रहने दें मिसाल, आप अपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में सर बस वो जरा यार सर आप देखिए आप पढ़ाएं सर। कि उस पर भी साहब आप आप फोकस पढ़ाएं, करें, आपको पढ़ने लेक्चर का पे मजा छोड़ो आएगा। इन्हें, आप फोकस करें। तो डन करें इसको। ये हो गया आपकी इमेज का। और उसने क्या किया कि अल्टरनेटिव का जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि इमेज उसको मिल गई है। ना मिलती, जैसे हमने चेंज किया उसका नाम, तो वो अल्टरनेटिव दिखा देता कि यहाँ इस चीज की इमेज थी। इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। अब आए आप वापस अपने टेबल की तरफ। अब आपने क्वेश्चन किया था कि जी टेबल के अंदर अगर स्पेस देनी है तो वो क्या करें। टेबल के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और कंटेंट एडिटेबल। इसमें से हम 2 इस्तेमाल करते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। फर्क आपको नजर आ भी आ जाएगा। अगर आपने सेल स्पेसिंग कर दिए 5 तो वापस आए, अभी आप 5 ना करें, अभी इसको छोड़ दें, आपको ऐसे टेक्स्ट नजर नहीं आना। टेबल आप में हमारे बेसिक्स में थे, तो हमने क्या किया, सेल स्पेसिंग को 5 कर दिया। इसके अंदर स्पेस आई है छोटी सी, बाहर से आउटसाइड 20 कर दें, स्पेस आ रही है। अगर आपने स्पेस को इनसाइड लेके जाना है तो सेल स्पेसिंग यूज नहीं करेंगे, सेल पैडिंग यूज करेंगे। यहाँ 5 यूज करें तो ये अब सेल स्पेसिंग जो 5 इसकी है या 20, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क होना है। ये जो सेल पैडिंग की स्पेसिंग है और जो सेल स्पेसिंग की स्पेसिंग है उनमें फर्क है। दोनों को सेम रखते हैं। 2 टेबल्स है हमारे पास, ये नहीं। स्पेसिंग बिटवीन का फर्क है, एक रो का दूसरी रो के साथ। जो सेल पैडिंग है वो रो के हिसाब से उसको सेट करती है, फ्रॉम टॉप बॉटम वो पैडिंग देती है। और सेल स्पेसिंग क्या है, वो सिर्फ स्पेस ऐड करती है 20 पिक्सल्स की बिटवीन दी रोज, और ये करती है बिटवीन दी कॉलम्स। जो रो की स्पेस है वो कम है, कॉलम की स्पेस ऐड होती है टॉप और बॉटम से दोनों की, तो वो ज्यादा हो जाती है। तो फिर क्या है, हमारे पास ये थी सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग, ये इसके एट्रीब्यूट है।
टेबल को जो एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे वो विड्थ के हैं 100%। क्या करेगा, विड्थ 100% कर देगा। अब जो आपका टी हेड होता है वो हमेशा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेंटर में होता है उस रो के। अब ये सेंट्रल लाइन है, हम इसको कहते हैं ये लाइन लेफ्ट। तो फर्क पड़ेगा, पड़ गया। ये तो है HTML की लाइन नोट, ये बेस है, हमने यूज नहीं करना, हमने इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना होता, कोई एट्रीब्यूट भी आगे जाके। अभी तो चलो बेस है, ये भी इस्तेमाल नहीं करते। हम ये सारी चीजें CSS में हैंडल करते हैं, ताकि अगर हमें कहीं चेंज करना पड़ जाए तो मैं HTML अगर हम रिमूव करेंगे तो वो थारोली फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल हर जगह चेंज होगा। लेकिन CSS आपको अलाउ करती है किसी खास डिवाइस के ऊपर कोई खास फंक्शन अप्लाई करने के, कि डेस्कटॉप पे और हो, टैबलेट पे और हो, मोबाइल पे और हो, उससे छोटे मोबाइल पे और हो। इसलिए हम जो एट्रीब्यूट्स है ना वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ऐसे जो बहुत जरूरी होंगे हमें, जो कंपलसरी होंगे। जो कंपलसरी नहीं होंगे उनके लिए हम CSS इस्तेमाल करेंगे। फिर आखिरी चीज जो हमारे पास है आज की, वो है एंकर्स। एंकर क्या होता है? एंकर का भी एक एट्रीब्यूट जो है वो कंपलसरी है, href। href हाइपर रेफरेंस क्या करता है, एक लिंक को, एक लफ्ज को या एक मेन्यू आइटम को किसी दूसरे पेज के साथ, किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करना। हम यहाँ पे लिखते थे जी गो टू गूगल, तो फिर हमारे पास जो href है, जो रेफरेंस है वो क्या है, हमने जाना कहाँ है, गूगल पर। अब जो एंकर होता है ना उसकी एक बेस लाइन होती है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंकर हमेशा दूसरों से डिफरेंट होता है। एक इसके ऊपर माउस लेके जाने हैं तो वो हैंड का यानी कि होवर का या फिर आप फोकस का आइकन बन के आता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो गो टू गूगल, सीधा गूगल पे शिफ्ट कर देता है उस चीज को। ये जो शिफ्टिंग है ये रेफरेंस है। यहाँ पेज हो सकते हैं, वेबसाइट हो सकती है, सेक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट आईडीज हो सकते हैं, जिन पे चीजों को रीडायरेक्ट करना होता है। मतलब एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ जाना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जाना, एक ही पेज पे रहते हुए। अब हाइपर रेफरेंस का ना हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है टारगेट का। इसका सिर्फ एक काम है और इसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो है ब्लैंक। ब्लैंक क्या करती है, वो उसे कहती है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है लेकिन हमारी अपनी वेबसाइट को डिस्टर्ब किए बगैर, कि ओवरराइट किए बगैर, वो उसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करती है। आपका ये पेज भी पड़ा होता है, उसको नेक्स्ट टैब, नेक्स्ट विंडो पे ओपन करती है। एक ही एट्रीब्यूट इसका है जो अल्टरनेटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कि अगर कोई हमें ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो कंपलसरी ना हो, लेकिन अगर हमने उसको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो हम एट्रीब्यूट, हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लैंक ही है, टारगेट। तो मेरे भाई HTML है इतनी। अब जो हमारे पास कवर्स हैं वो क्या है, टैग्स, वो कवर, ये वो टैग्स होंगे जिन्होंने आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाना है। div सेक्शन, आर्टिकल,
दूसरी लाइन पे पैराग्राफ, एंकर, यूएल, यूएल इकट्ठा, एलआई। अब एलआई नाम भी लिखें तो यूएल के अंदर बेसिकली उसके एट्रीब्यूट है, ओ सॉरी सब एलिमेंट्स हैं वो जरूरी हैं। टेबल। तीसरी लाइन पे आते हैं तो हम हमारे पास इसके अलावा क्या बनते हैं, क्या बचता है हमारे पास? इमेज, स्पैन, स्ट्रॉन्ग और क्या बचता है यार? आपको मार्क भी कर लें, मार्क भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं, एक लाइन ही है। इटैलिक भी है, जी इटैलिक भी है। इटैलिक को छोड़ दें, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं, चलिए इटैलिक भी हम इसको रखते थे ईएम की जगह इटैलिक ही लिख देते हैं। इन चीजों का ना वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता, एचटीएमएल में हम ये चीजें नहीं लिखते। अब हमारे पास सिर्फ यही टैग्स हैं भाईजान जिन्होंने आपकी पूरी जिंदगी इस्तेमाल होनी, पूरी जिंदगी। सर एक सवाल है जी सर, ये डिव के होते हुए सेक्शन और आर्टिकल की क्या जरूरत है? डिव से काम नहीं चल जाता हमारा? चल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल काम चल जाता है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप पाक स्टडी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है? जी। तो पाक स्टडी के ना एक थंब रूल है जो हर जगह पढ़ाया जाता है कि चीजों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दें। एक क्वेश्चन को मतलब डिफरेंट किस्म की आप हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं ना, सही सही तो उन डिवाइड को फिर आप नीचे जाके एक्सप्लेन कर देते हैं। सही हो गया, सही। तो सेक्शन भी सेम ऐसी है कि आप पूरी वेबसाइट को अंदर ना सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि देखने वाले को, आपके कोड को अंडरस्टैंड करने वाले को पता चले कि भाईजान जिसने काम किया है वो कोई प्रो डेवलपर है जिसको पता है कि चीजों को सेक्शन वाइज रखना है हमने। डिव एक कॉमन एलिमेंट है हमारे पास, एक कॉमन सी चीज है जो चलती ही चलती है, जिसके बगैर तो काम ही नहीं चलता ना। सही हो गया। आर्टिकल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, हमने कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो उसमें डिव नहीं होते, उसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो चीजों को उनके हिसाब से रखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो हमने लिखा है वो क्या है। हम डिव भी रख सकते हैं आर्टिकल की जगह, सेक्शन की जगह भी डिव रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो चीज है उसको उसी नाम से रखें। जैसे हमारे पास एक हेडर है तो हेडर पूरे का पूरा एक सेक्शन है, हमारे पास हेडर है। अब उसके अंदर जितने सब एलिमेंट्स हैं वो उस सेक्शन का हिस्सा है, इसलिए हम सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और सेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे हर उस पर, फिर हम उसके बाद जो सब एलिमेंट्स होंगे हमारे पास जो अंदर होंगे वो सारे डिव्स होंगे। ऐसे तो हम पैराग्राफ की जगह भी डिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। अब इन दो चीजों में हम एक और चीज ऐड करता जाऊं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि वो है एलिमेंट टाइप्स। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ दो किस्म के हैं, एक है ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है इनलाइन एलिमेंट्स। अब यही एलिमेंट जो है ना, ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वो अपनी 100% विड्थ रखते हैं। हर ब्लॉक एलिमेंट अपनी 100% विड्थ रखता है, वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, वो उसी लाइन के अंदर रहते हुए अपने काम को परफॉर्म करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर इतनी ही क्लास है। सर आप अगर क्वेश्चन है तो यार सर स्ट्रॉन्ग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। स्टैंड्स आप जो बोल्ड है ना, बोल्ड HTML5 में उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग का काम भी वही है जो
इस बोल्ड का है जो हमने बी लिखा था। और जो सर जो स्पैन है जी, जो आपने टेबल करवाए थे हमें, उनमें तो लाइनिंग तो थी नहीं, वो लाइनिंग कैसे ऐड करनी हाँ है? वो और अगर उसमें बिल्कुल, कोई वो भी कर इमेज लेते हैं। वगैरह ऐड करना है तो उसके बारे में इमेज तो हमने ये ऐड कर दी। नहीं, वो मैं टेबल में इमेज की बात कर रहा हूँ। तो आप 3D के अंदर इमेज रख देंगे। ये नहीं, हमारी बैनर किधर आता था, बेसिक में था इधर। इस 3D की जगह ने ड्रेस की जगह, फॉर एग्जांपल ये जो ड्रेस है इसकी जगह मैं इमेज रख लेता हूँ पूरी की पूरी। तो बेसिक में तो यार ये इमेज ही आनी है ना, उसको क्या मालूम कि क्या लिखना है हमने। जो बॉर्डर है एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है बॉर्डर 1, 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गए। इसके अलावा इसके बैकग्राउंड कलर चेंज वगैरह करने हो तो कुछ वो CSS से करेंगे हम, HTML से नहीं करेंगे। ये बॉर्डर भी मैंने सेक्शन इसलिए नहीं दिया कि बॉर्डर भी हम CSS से करेंगे। ताकि साहब सेक्शन और जो आर्टिकल है दोबारा जरा डिस्क्राइब कर दें। अच्छा, सेक्शन क्या है, हमने कोई एक साइट खोल लेते, कोई एक साइट जिसको पता हो, दराज ही खोल लेते। अब ये फ्लैश सेल है ना, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये डिव नहीं है, ये फ्लैश सेल का एक सेक्शन है पूरे का पूरा जिसके अंदर मल्टीपल डिव्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लैश सेल को। ये सारा कुछ उसके अंदर है। और जो आर्टिकल है, आप अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट खोले ना, वर्डप्रेस की, तो जहां पे ब्लॉगिंग आप कर रहे होते हैं ना, ब्लॉगिंग जब सेक्शन आप ब्लॉगिंग को बनाते हैं, आप कोड नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हमेशा उसका आर्टिकल बनाता है। या आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, साइट है न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में डिव नहीं होते, आर्टिकल होते हैं हमेशा। तो चीजों को उनके हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि ये आर्टिकल है या डिव है। हम आर्टिकल सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बस, क्योंकि ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम उसको आर्टिकल रखते हैं, नाउ डिव भी रख सकते हैं। थैंक यू। सर कोई जी। तरीका है पता सर लगाने उसको का आपने कि यूज कौन कैसे किया था वो बताना जरा डॉक्यूमेंट में। सॉरी, किसी ने कुछ पूछा था, एक सर एक करके पूछो। आपने सेक्शन और आर्टिकल को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे टैग में जिस तरह से यूज किया था वो बता दीजिए। आर्टिकल के टैग को इस्तेमाल करना है जी सर। यार, आपने डिव का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं लोरी मिसपम, ठीक है, हम डिव की जगह आर्टिकल को अगर लेते हैं, और लिख देते हैं लोरी मिसपम, आए जरा पेज पे, आपको कोई फर्क नजर आया है? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया दोनों में। नहीं आया ना? बेसिकली जो आर्टिकल है और सेक्शन है ये हमारे ब्राउजर के लिए है। जी, ये हमारे ब्राउजर के लिए नहीं है, ये हमारे यूजर के लिए है जो बैकएंड का डेवलपर है हमारा, कि उसको आसानी हो समझने के लिए कि ये जो चीज है ये है क्या, मैंने क्या रेंडर करवाना है यहाँ पे। सही है, एक सेक्शन में डिफरेंट डिव्स हो सकती है। जी बिल्कुल, एक सेक्शन में डिफरेंट डिव्स हो सकती हैं। और आर्टिकल जो है वो आर्टिकल क्या है कि ब्लॉगिंग, आपने ब्लॉग वेबसाइट नहीं देखी बेसिकली कोई? फ्रंट एंड का तो पता नहीं बैक एंड की बात करो कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं आर्टिकल को पता चले बैक एंड बीइंग अ बैक एंड डेवलपर, मैं कहता हूं ये बस यही चीज डिफरेंस होगी। हम उसे कहते हैं, हमारे पास एक सेक्शन है जी, किस चीज का है, जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमेशा डिव नहीं, ब्लॉग हमेशा आर्टिकल के हिसाब से बनती है पोस्टें, तो हम 3 पोस्टें रख लेते हैं, ये पर पोस्ट आर्टिकल होते हैं। आप ऐसा करें, आप
जंग ई पेपर, इस पे आ जाए। ये आ गए। दे आर आर्टिकल्स नॉट डिव्स। ये डिपेंड करता है कि आप साइट बना कौन सी रहे हैं। जिस तरह की आप साइट बना रहे होते हैं उस तरह के आपको कोड रखने पड़ते हैं HTML के अंदर, कि पढ़ने वाले को, रीड करने वाले को पता हो कि यार मैंने क्या रीड करना है, मैंने क्या चीज कहाँ रखनी है। अब अगर हम हर चीज को डिव के अंदर रख दें तो वो तो डिव ही ढूंढता रहे ना बेचारा। और बस कर दो की करी जा रहे हो बच्चों वाले काम यार। नवान स्टॉप, बी मैच्योर प्लीज। यार थोड़ी सी मेच्योरिटी लें अपने अंदर, आप बड़े हो गए हैं खैर से। अच्छा सर, ये पॉसिबल है कि हम किसी तरह पता कर सके कौन सी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है और कौन सी जो है वो किसी और जी बिल्कुल प्लेटफॉर्म। पॉसिबिलिटी है। सर ये किस तरह करेंगे? कंट्रोल यू प्रेस करें किसी भी साइट के ऊपर, जी जी ठीक है, तो आपको उसका कोड नजर आ जाता है। तो जी जी इंस्ट्रक्शन पे चल, सही हो गया। ठीक है। डिस्ट्रक्शन अब किसने चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसको पता। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपने अगर देखना है कि किस चीज यार की ये बनानी है। व्हाइट बोर्ड पे कौन चॉकिंग अब्दुल कर रहा रहमान है? खेल रहा है। प्लीज इनको जो है ना आउट कर दें क्लास से, अगर ये ऐसे बिहेव करते हैं तो। तो ऐसे ही करना पड़ेगा यार। अब तो आप लोग असल में ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की क्लास है हमारी और हमने बस तंग करना है किसी को। मैच्योरिटी दिखानी चाहिए अब तो इनको। ठीक करें ना यार, आप बड़े हो गए हैं, थोड़े से मेच्योर हो जाएं। और हम जैसे लोग पता नहीं किस तरह से टाइम अब निकाला है, क्या कर रहे हैं, कि कितनी ज्यादा हमें इसकी जरूरत है। हम लोग सीरियस है काफी दूर, और 1 घंटा पहले वेट करते हैं क्लास के लिए, प्रिपेयर होते हैं। तो इन लोगों हमने को इनके शायद लिए वेट आता ही नहीं होगा करना ये यार। यार अपना बिहेव सीरियस करें। इस तरह तो ये तो बिल्कुल बच्चे बच्चे भी नहीं इस तरह करते क्लास में। भाईजान सर आप IT एक्सपर्ट 5,000 हैं, में आप इन्हें आपको इतना ब्लॉक बड़ा कर दें। कोर्स मिल रहा है। 5,000 में आपको इतना बड़ा कोर्स मिल रहा है सीखने के लिए, सर, आप इनको जो है कदर ना नहीं है ना मैच्योरिटी नहीं ये, दिखा रहे हैं। इनको कदर नहीं है या इनके पास पैसे ज्यादा होंगे भाई। समझ नहीं आ रही यार। प्लीज काइंडली आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सर? प्लीज सर कंटिन्यू। नौमान भाई ये अरेज कर दें आप, अगर आपसे हुआ तो। सर इसमें होती है डाटा एनोटेशन, वो काइंडली आप डिसेबल कर दे तो फिर ये सर होगा ही नहीं। ब्रदर ये सर के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं प्लीज, जो आप बता रहे सर जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा डाटा एनोटेशन का, तो उसमें आप उस डाटा एनोटेशन को आप मेरी ऑफ अंडरवेयर कर हाथ कहीं से ढूंढ के दें मुझे, ताकि मैं जाऊं नहाने, नमाज नमाज पढ़ूं। आप जो है वो क्या मैनेज कर रही हैं मुझे तरीके, क्या हो गया आपको? इंक ही नहीं मिले यार, वो किथे हुई ब मुझे की सुठी वाली अंडरवेयर किथे है नो? नेक्स्ट लेक्चर सर, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी सेटिंग स्टार्ट से ही कर लें। अभी आप कंटिन्यू करें ये। सर अपनी स्क्रीन शेयरिंग रीस्टार्ट करके देख लें। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट में क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा यार सारे बिहेव जो है ना अपना ठीक करें। अगर थोड़ा बहुत बीच पे आ रहा है तो कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा इग्नोर कर लें, कुछ भी नहीं होता। सर बस ये काइंडली ये बता दें, ये वर्डप्रेस वगैरह वाला ये बता दें, बाकी फिर उसके बाद फिर खत्म करते हैं। इसके लिए सबसे बेटर वे ये है कि आप WP डिटेक्टर एक वेबसाइट है, उसमें आप उस वेबसाइट का URL डालें तो आपको बता देगी ये वर्डप्रेस की है या नहीं।
और अगर आप इस तरह से इंस्पेक्ट के साथ जाते हैं तो उसमें आप WP कंटेंट का फोल्डर देख लें, उसमें उससे भी पता चल जाएगा ये वर्डप्रेस है। WP कंटेंट सर एक प्लगइन भी है गूगल क्रोम का WAP एप्लाइजर, वो भी डिटेक्ट करके बता देता है कि ये साइट किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप हुई हुई है। ये गूगल की एक्सटेंशन है वेब प्लेयर्स के नाम से। आप जो भी साइट ओपन करेंगे वो आपको बता देगा ये किस फ्रेमवर्क में बनी हुई है। वेब प्लेयर्स